अभी मैं आपके साथ दो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, दो लोगों की जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। पहले इंसान है हमारे वॉरेन बफेट। आपको पता है जब वॉरेन पैदा हुए थे तब अमेरिका अपने ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। इनफैक्ट वॉरेन के फर्स्ट बर्थडे से पहले ही उनकी फैमिली ने जिस बैंक में अपनी सारी सेविंग्स को जमा करा था वो बैंक क्लोज हो गया, जिसके वजह से उनकी फैमिली कम्प्लीटली ब्रोक हो चुकी थी। फिर क्या था, उन्होंने बहुत गरीबी देखी। कई बार उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उनके फादर को जो भी जॉब मिलती थी 4 पैसे कमाने के लिए वो काम कर लेते थे। उनकी माँ कई बार बिना डिनर करे ही सो जाती थी। और यही सारी चीजें, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हुए वॉरेन बड़े हो रहे थे, जिस वजह से ही उन्होंने अपने बचपन में ही पैसे कमाना शुरू कर दिया था। जहाँ वो अपने दादा की ग्रोसरी स्टोर से च्यूइंग गम्स के पैकेट खरीदते थे, जिससे उन्हें एक पैकेट पे सिर्फ 0.02 सेंट्स का प्रॉफिट होता था। इसके बाद उन्होंने घर घर जाके कोको कोला की बॉटल्स को सेल करना शुरू किया, जिस पे उन्हें 5 सेंट्स का प्रॉफिट होता था। और बचपन में ही उन्होंने खुद से ये कहा था कि या तो मैं 35 साल की उम्र से पहले एक मिलियनर बन के दिखाऊंगा या फिर मैं शहर की किसी सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग से उछल के जान दे दूंगा। ना इसके बाद की कहानी तो हम सबको पता ही है, कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में घुसना स्टार्ट किया और वहाँ से उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, जिसकी वजह से आज हम सब उनके बारे में इतनी बातें करते हैं। वो एक बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास कोई फैंसी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, बट स्टिल आज वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आते हैं। 21 साल की उम्र में ही वॉरेन बफेट की जो नेटवर्थ थी वो $20,000 की थी। 12 साल बाद 33 की एज में वो एक मिलियनर बने और 55 की एज में उन्होंने अपने पहले $1 बिलियन कमाए। आज 92 की एज में उनकी जो नेटवर्थ है वो $100 बिलियन से भी ज्यादा की है। ये थी पहली स्टोरी। ना दूसरी स्टोरी है बिहार के सुशील कुमार की, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के 5th सीजन में 5 करोड़ रुपए जीते थे। अब कोई भी इंसान तो ये सोचेगा यार 5 करोड़ जीतने के बाद इंसान की लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं था। इनफैक्ट सुशील बोलते हैं 5 करोड़ कमाने के बाद ही उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम शुरू हुआ था। और ये चीज उन्होंने खुद बताई है। उन्होंने बताया है कि 2015 और 2016 का जो टाइम था ना उनकी लाइफ का, वो सबसे मुश्किल था। केबीसी जैसा बड़ा शो जीतने के बाद वो घर गांव में एक लोकल सेलिब्रिटी बन चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें महीने के 10 से 15 छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था, जिस वजह से ही वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, जो पहले उन्होंने करने का सोचा था। वो मीडिया को लेकर भी बहुत सीरियस थे, जिसकी वजह से ही वो अपने जो पैसे उन्होंने कमाए थे उसे अलग अलग बिजनेस में लगाते थे, ताकि वो मीडिया को दिखा सके कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं। और साथ ही केबीसी जीतने के बाद उन्होंने डोनेशंस करना भी बहुत ज्यादा चालू कर दिया था। वो हर महीने 40 से 50 हजार तक के डोनेशंस करते थे, जिसके बाद उन्हें ये भी पता चला कि जो कई सारे डोनेशंस उन्होंने किए थे वो कई बार एक स्कैम भी थे। इसके ही चलते चलते उनकी जो उनके वाइफ के साथ रिलेशनशिप थे वो भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। वो उन्हें बहुत बुरा भला बोलती थी कि कैसे उन्हें पैसे को लेकर समझ नहीं है। और ये बात वो बोलते हैं कि थोड़ी बहुत सही भी थी, क्योंकि ये सब चीजों की वजह से ही क्या हुआ कि उनके जो सारे पैसे उन्होंने कमाए थे वो सब एक एक करके खत्म हो गए और अब वो वापस से टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। देखो दोस्तों, इन दोनों ही रियल लाइफ स्टोरी में दोनों ही गरीब थे। दोनों ने ही बहुत कम पैसों से शुरुआत की, लेकिन जहाँ एक दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गया, वहीं दूसरा आज भी आप बोल सकते हो काइंड ऑफ गरीब ही है। और ये स्टोरीज दिखाती है कि कई बार ना एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाना सोल्यूशन नहीं होता है। और ये चीज कई सारे मिलियनर्स लोग बोलते भी है कि रिच और पुअर होना सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, पैसे कमाने की बात नहीं होती है, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। नेपोलियन हिल भी अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बोलते हैं कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। और वहीं साइकोलॉजी ऑफ मनी के जो ऑथर है मॉर्गन हॉसल, वो बोलते हैं कि पुअर पीपल डोंट वांट टू बी रिच, दे जस्ट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रिच, जो कई बार उन्हें अमीर बने रहने नहीं देता है काफी पैसे कमाने के बाद भी। इसलिए आज मैं आपके साथ अभी कुछ मेंटालिटी शेयर करने वाला हूँ जो सारा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो एक इंसान गरीब होने के बाद वॉरेन बफेट भी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो ये माइंडसेट नहीं रखेगा तो वो बहुत पैसे कमाने के बाद भी गरीब ही रहेगा। इसलिए इन माइंडसेट्स पे जरा फोकस करना। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स माइंडसेट की। देखो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी प्रोफेसर कैरल ड्वेक कहती है कि दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक जिनके पास फिक्स माइंडसेट होता है और दूसरे वो लोग जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना वही लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं। अब आप पूछोगे कि यार इन दोनों में फर्क क्या होता है। वेल देखो, साइकोलॉजिस्ट ने ना 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए और उन्हें टास्क दिया। जो टास्क दिया गया था वो सेम डिफिकल्टी का था, सेम लेवल का था आप बोल सकते हो, जहाँ दोनों ही ग्रुप्स ने अच्छा परफॉर्म करा। पर टास्क खत्म होने के बाद है ना इन साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक ग्रुप के बच्चों को कहा कि तुम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए बिकॉज तुम लोग बचपन से ही टैलेंटेड हो, तुम लोग पैदा ही इंटेलिजेंट हुए थे इसलिए ये सब चीजें कर पा रहे हो। यानी कहीं ना कहीं वो ऐसा बोल के ये बताना चाहते थे कि उनकी जो कैपेबिलिटीज है ना वो फिक्स्ड है, जितनी मिल गई है उतनी ही रहेगी। वहीं दूसरे ग्रुप को उन्होंने बताया कि आप लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन इसलिए बिकॉज आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप लोगों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है, आप चीजों को लेकर जल्दी अडेप्ट कर लेते हो, आप अपनी हमेशा लिमिट्स को पुश करते रहते हो। और ऐसी चीजें बोली गई जिससे उन्हें ये लगे कि उनकी जो लेवल है
वो फिक्स्ड नहीं है, बल्कि वो चाहे तो उस लेवल को ऊपर लेके जा सकते हैं ना। ऐसी चीजें बोलने के बाद कुछ टाइम बाद उन्हें वापस एक टास्क दिया गया जो पहले वाले से बहुत ज्यादा मुश्किल था, और यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए वो काफी शॉकिंग लगे साइकोलॉजिस्ट को, क्योंकि जिस ग्रुप को बोला गया था कि उनका जो टैलेंट है वो फिक्स्ड है और बचपन से उनके अंदर टैलेंट है, वो लोगों ने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं करा। जबकि दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्हें बोला गया था कि आप लोग मेहनती हो और आप लोग हमेशा अपने आप को पुश करके आगे जा सकते हो, उन लोगों ने इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकला कि जो लोग अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर लेते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर वो ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे तो वो अपने रिजल्ट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे लोग ही दुनिया में एक्चुअल में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। जबकि जो लोग ये मान लेते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज बहुत लिमिटेड है और वो लोग कुछ भी कर ले, एक लेवल से ज्यादा नहीं जा सकते हैं, ये लोग ज्यादातर टाइम पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए पहली चीज तो ये है कि आपको अगर अपनी लाइफ में बहुत अमीर बनना है, बड़ी चीजें अचीव करनी है, तो ग्रोथ माइंडसेट लाओ, ना कि फिक्स्ड माइंडसेट जो ज्यादातर गरीब लोगों में होता है। कई बार ऐसे गरीब लोगों को लगता है ना कि वो लोग कितना भी पढ़ाई कर ले, वो लोग कितने भी पापड़ बेल ले, वो लोग अमीर लोगों की तरह अमीर बन ही नहीं सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ही खराब है, बिकॉज 2 नंबर का काम करना पड़ेगा। ऐसे कई सारे वो लोग लिमिटेशन अपने ऊपर खुद से डाल देते हैं। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो लोग समझते हैं कि अमीर बनना भी एक गेम है, जो अगर वो सीखेंगे, समझेंगे, मेंटर्स से सीखेंगे, बुक से सीखेंगे, तो उस गेम में वो जीत सकते हैं, जो कई बार फिर लोग जीतते भी है। अब आते हैं सेकंड चीज पे। देखो दोस्तों, जब आप अमेज़न पे शॉपिंग करते हो तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस आते होंगे। एक होता है ऐड टू कार्ट और दूसरा होता है बाय नाउ। ना पहले एक टाइम था कि जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता था तो उसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए पहले अपने कार्ट में ही डालना पड़ता था उस प्रोडक्ट को, फिर एड्रेस डालना पड़ता था, पेमेंट की सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती थी, एक बहुत लंबा प्रोसेस था। बट फिर 1997 में जेफ बेजोस ने 1 क्लिक बाय बटन का इन्वेंशन करा, जिसमें उन्होंने कहा कि एक क्लिक में ही आप अपने प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो बिना अपनी पिछले एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स डाले, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जैसे ही उन्होंने ये चीज की, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गए। और इसका अपडेटेड वर्जन या कई बार हम लोग भी आज यूज करते हैं, जहाँ आप एक स्वाइप करके ही प्रोडक्ट को खरीदने लग जाते हो, जो काफी फास्ट और सिंपल होता है ना। देखो इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि जेफ बेजोस ने इस टेक्नोलॉजी को ईयर 1999 में अपनी कंपनी के नाम पर पेटेंट करा लिया था, और इस टेक्नोलॉजी को फिर उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, गूगल को यूज करने के लिए दिया, जिसके बदले में वो एक फीस चार्ज करते थे, जिसे रॉयल्टीज भी बोलते हैं। उन्होंने बस कंपनीज को बता दिया कि ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाता है, और उसके बदले में उन्हें लाइफ टाइम पैसे आने लगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट 20 सालों में अमेज़न ने इस पेटेंट की रॉयल्टी से ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। और यही आप बोल सकते हो एक तरीके की पैसिव इनकम है, जो एक एक्स्ट्रा इनकम है, जहाँ पे उन्होंने बस एक बार अच्छे से काम कर लिया और उनको लाइफ टाइम इनकम आ रही है। और ये चीज बड़ी बड़ी कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। कई सारे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो कई बार बुक्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, या कुछ भी ऐसा क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से फिर उनको बाद में रॉयल्टीज आते रहती है। एक अच्छा एग्जाम्पल इसका है जेके रोलिंस का, जिन्होंने बस एक बार हैरी पॉटर की बुक लिखी, लेकिन आज फिर उनको हैरी पॉटर द मूवी, उसके मर्चेंडाइज, इन सारे अलग अलग सोर्सेज से रॉयल्टी इनकम आते रहती है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स उनके ओरिजिनल आइडिया से क्रिएट करे गए हैं। अब देखो यहाँ पॉइंट ये है ना कि जो गरीब लोग होते हैं ना, ऐसा ऑथर बताते हैं कि वो लोग कई बार सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, जिससे वो अपना घर चलाते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, सब चीज। जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो लोग हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने पे फोकस करते हैं। जैसे कि अगर विप्रो के फाउंडर का एग्जांपल ले तो अजीम प्रेमजी, जो 83.74% को ओन करते हैं, मतलब उनके पास 19.49 करोड़ शेयर्स है, वो हर साल 30 करोड़ से भी ज्यादा से अपनी डिविडेंड से कमाते हैं। और बाकी उनके अलग अलग सोर्सेज है, उनकी बात अलग, जिसकी वजह से उनके पास एक अच्छा कैश फ्लो हमेशा जनरेट होता रहता है। ऐसे ही जब इंसान कोई इस कंपनी के स्टॉक्स भी खरीदता है तो वो लोग कई बार 2 अलग अलग तरीके से पैसे कमाता है। पहला कंपनी की इक्विटी, जिसकी ग्रोथ हमेशा होते रहती है, वैल्यू इंक्रीज होते रहती है, और दूसरा होता है डिविडेंड, जिससे उससे पैसे आते रहते हैं। अब अगर आप भी इन्वेस्टिंग करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पर ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम एक मिस्टेक करते हैं कि वो लोग बस देखते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे टॉप पे चल रहा है, कौन सा फंड हाईएस्ट रेटेड है, बस ये देखकर वो इन्वेस्ट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो टॉप के फंड्स होते हैं ना, वो हर साल चेंज होते रहते हैं। अब हर साल चेंज हो रहे इन टॉप फंड्स में इन्वेस्ट करने से आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कई बार नहीं कर पाते हो, बिकॉज एक डेटा बताता है कि अगर आप पिछले 15 सालों से यही करते आ रहे हो तो आपको 14% रिटर्न्स मिलेंगे, जो सेंसेक्स के जो 13.5% से थोड़ा ही ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है ईटी मनी जीनियस। ईटी मनी जीनियस एक मेंबरशिप है जो इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज देता है, उनके टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। जीनियस आपको ऐसे पोर्टफोलियोज देता है इसमें होते हैं कई सारे मिक्स ऑफ इंडेक्स फंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल साइज, मिड साइज, लार्ज साइज कंपनीज में, इंटरनेशनल स्टॉक्स और गोल्ड और डेप्थ में भी। और ये मिक्स एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, ताकि आपको हर मार्केट कंडीशंस में बेटर रिटर्न्स मिले। अगर आपने पिछले 15 सालों में से किसी भी 7 साल के लिए जीनियस के हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता तो आपको मिलते 16.1% के एनुअल रिटर्न्स। सो अगर आप ईटी मनी जीनियस की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो अभी नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ईटी मनी को डाउनलोड करें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
देखो नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग जहाँ पे यूएस में सभी एम्प्लॉइज पर रिसर्च करी गई थी, उसमें ये पता चला कि 71% एम्प्लॉइज की जॉब में रेपिटेटिव वर्क होता है, जिसे वो एक रोबोट की तरह हर दिन बिना कुछ कहे एक ही काम को बार बार करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट कि सिर्फ 15% ही लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड और हैप्पी है। बाकी बचे 85% मतलब मिलियंस ऑफ लोग अपनी जॉब को हेट करते हैं। और इस हेट का रीजन ये है कि हर कोई अपनी लाइफ को देखो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, अपने हर कोई अपने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना चाहता है। ऐसी मैक्सिमम लोग अपनी जॉब को हेट करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर उनका दिल नहीं लगता है, उनको वो चीज़ें अच्छे से करनी नहीं मिलती जो एक्चुअली चाहते हैं, जिसकी वजह से लोग अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का भी टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी मैक्सिमम लोग ना अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, जिसके वजह से लोग कभी ज़्यादा अमीर भी नहीं बन पाते हैं। मैंने ऐसे कितने सारे लोगों को देखा है जो लोग बस कुछ रुपए बचाने के लिए कई बार अपने घंटों वेस्ट कर देते हैं, कुछ फ्री कूपन्स के लिए आधा आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं, या चीजें सस्ते में खरीदने के लिए ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ उनके आधे घंटे के बजाय 2 घंटे बर्बाद होते हैं। ये सब वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो लोग अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड आप देखना जितने भी अमीर लोग होते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पाते हैं, वो लोग टाइम की वैल्यू समझते हैं, वो लोग अपनी टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा करते हैं। उनके 2 पैसे ज्यादा भी जाते हैं, स्टिल वो लोग पैसे ज्यादा स्पेंड करते हैं, बट अपने टाइम को बहुत सोच समझ के स्पेंड करते हैं कि वो उसकी अहमियत को समझते हैं। और इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था और बताया था ना कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एसेट जो आपके पास है और फ्री में है अभी, वो है आपका टाइम। बिकॉज देखो पैसे तो आएंगे जाएंगे और एक बार जाने के बाद भी आप वापस कमा सकते हो, लेकिन जो टाइम एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। और ये चीज़ हर अमीर इंसान समझता है, जबकि गरीब लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। वो लोग रास्ते में रैंडमली घंटों वेस्ट कर देंगे फालतू चीज़ करने में, फालतू लोगों की बातें करने में, टाइम पास करने में, जिसकी वजह से ना कभी उनके टाइम की वैल्यू बढ़ पाती है, ना वो अपने टाइम के बदले ज़्यादा चार्ज कर पाते हैं, ना अमीर बन पाते हैं। इसलिए इसके अपोजिट आप अपनी टाइम की वैल्यू करो। देखो याद रखो, मार्क ज़करबर्ग ने ना ईयर 2004 में फेसबुक को क्लोज टू 1 मिलियन मंथली यूजर्स तक पहुंचा दिया था। उनका ईयरली रेवेन्यू $500,000 था, बट फिर ईयर 2018 के एंड तक फेसबुक के 2.32 बिलियन मंथली यूजर्स हो चुके थे और उस साल का उनका ईयरली रेवेन्यू $5.5 बिलियन का था। और ये सब वो क्यों कर पाए? बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने टाइम की वैल्यू समझते थे और जिस टाइम को उन्होंने जब अच्छे से यूटिलाइज किया, उसकी वजह से आज वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन पाए हैं। हाँ देखो, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो लोग हफ्ते के 60-60 घंटे भी काम करते हैं, जो कई बार जॉब से भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बट वो समझते हैं कि अगर मैं इतना काम करूंगा तो उसकी वजह से ही मेरी लाइफ परफेक्ट भी बन पाएगी और मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने सपने को अचीव कर पाऊंगा। इसीलिए थर्ड चीज़ ये याद रखो कि आप टाइम की वैल्यू को समझो, अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसेट की वैल्यू को समझो। बस अभी के लिए इतना ही। ये बात है मैंने आपको इन बुक्स की हेल्प से लेके बताई है। अगर आप ऐसी बुक की अमेजिंग नॉलेज फ्री में लेते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और लाइक, कमेंट, शेयर, ये सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ आप करते रहते हो, उस सब चीज़ के लिए थैंक यू सो मच।